जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही नोटिस दे दिया था कि क्लास 9, 10, 11 और 12 का जो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है वो आ चुका है। तो मैं आज की इस वीडियो में जो क्लास 11 यानी कक्षा जो 11वीं है उसका मैं सारा सिलेबस डिटेल में लूँगा, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों लूँगा। जिनको टर्म 2 नहीं जानना है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिनको दोनों का सिलेबस जानना है तो वो टर्म 1 और टर्म 2 का दोनों का ये देख सकते हो। मैं आपको साथ ही साथ दोनों करवाते जाऊँगा, और जिनको पता है वो उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है, जिनको ये सिलेबस समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इस वीडियो के बाद उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि सिलेबस में क्या गड़बड़ी है, क्या सही है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप लोग आराम से एकदम शांत दिमाग से देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। इसके बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ये कक्षा 11वीं का सिलेबस है। और भाई ये सिलेबस आया किस फॉर्मेट में आया है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। और ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो सिलेबस का है ना, ये जो सिलेबस है ये नाम मात्र का ही रिड्यूस किया गया, यानी कि ना के बराबर रिड्यूस किया गया है। यानी कि आपको पूरा का जितना आपका एनसीईआरटी बुक है सारा का सारा एग्जाम में आ रहा है। शायद कुछ ही 1-2 पॉइंट होंगे ऐसे जिनको रिड्यूस किया गया है, यानी कि आपको पूरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो बात तो सही है भाई, क्योंकि कोरोना काल में आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया था। अभी तो भाई कोरोना काल नहीं चल रहा है, इसीलिए ये सिलेबस अभी पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा पहले की तरह। तो चलिए देखिए ये फॉर्मेट किस प्रकार का इस सिलेबस का। सुन, आपको बीच में एक कॉलम नजर आ रहा होगा यहाँ पे, और इस कॉलम के जो इस साइड है टर्म 1 का सिलेबस है, इस साइड आपका क्या है टर्म 2 का सिलेबस है मेरे दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और अब बात रही भाई ये सिलेबस किस सब्जेक्ट का है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है हिंदी है, और किस हिंदी का है, कोर का है। हिंदी कोर अगर आप लिए हो तो आपके लिए ये सिलेबस है। और यहाँ ऊपर में आपको क्लास 11 लिखा हुआ है, यानी ये क्लास 11 का सब्जेक्ट हिंदी कोर का इधर टर्म 1 और इधर टर्म 2 का सिलेबस दिया गया है। अब देखिए किस प्रकार का सिलेबस का फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। वैसे क्या चीज़ नहीं है वो चीज़ तो सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, ये सिर्फ आपको क्या है कि जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है, यहाँ पे लिखी गई है। तो आपको बस जो चीज़ें नज़र आएगी वो चीज़ें पढ़नी है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, हिंदी में थोड़ा सा झोल झाल किया गया है। वो झोल झाल क्या किया गया है कि हिंदी में बहुत सारे जो पाठ और कविताएं हैं उनका नाम ना देकर उनके जो राइटर हैं, उनके कवि, उनका नाम लिख दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो आपका प्रेमचंद नजर आ रहे होंगे, तो इनके द्वारा जो भी चीज़ लिखी हुई है आपकी किताब में, यहाँ देखिए आरोह की पाठ्य पुस्तक है। आरोह की पाठ्य पुस्तक में जो प्रेमचंद के जो भी लेखक है, चाहे वो कुछ भी लिखो, कविता लिखो या कहानी लिखे हो, तो वो चीज़ को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा प्रेमचंद का लिखा हुआ, तो ही आपका ये कवर होगा। ये वाला फर्स्ट नंबर का ये जो आपका सिलेबस है ये कवर हो जाएगा। ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह करके ये फर्स्ट नंबर प्रेमचंद आपका कवर हो जाएगा। यानी प्रेमचंद का लिखा हुआ सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा आपके आरोह की हिंदी बुक में। तो इस तरह करके आपका हिंदी का सिलेबस दिया गया है। इंग्लिश सबका क्या किया गया, पाठ का नाम दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या गया है, बहुत सारे जगह पे पाठ का भी नाम दे दिया गया है, तो बहुत सारे जगह पे लेखक का नाम दिया गया। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब बहुत सारे बच्चे आरोह के बुक में प्रेमचंद का कोई पाठ खोजेंगे तो हो सकता है नहीं मिले, वो लेखक का नाम है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आपको डरना नहीं है, आप लोग आराम से समझ सकते हो वीडियो के बाद। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो चीज़ है, ये जो सिलेबस है, उसको मैं आपको जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं आपका लिंक डाल दूंगा। समझ में आ रहा है आपको, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी किताब में आराम से लिख सकते हो। तो चलिए फटाफट इस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका जो कुछ फॉर्मेट है वो इस प्रकार का है। इधर टर्म 1 में से जो ये जो बुक है, ये बुक का नाम है आरोह, इधर बुक का नाम है। और आरोह बुक में जो आपका गद खंड है उसमें से आपको प्रेमचंद का लिखा हुआ सारा चीज़ पढ़ना है, कृष्णा सोबती का आपको पढ़ना है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा हो, इस तरह करके आपको देखना है। कृष्णा, उसके बाद सोबती का पढ़ना है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, सत्यजीत राय का पढ़ना है, उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त का पढ़ना है, उसके बाद शेखर जोशी का पढ़ना है। ये तो आपका मोटी वाली, यानी कि मोटी वाली किताब बोल रहा हूँ, ये जो आपका आरोह की बुक है उसमें से ये आपका गद खंड हो गया। अब यहाँ से आपका उसी आरोह बुक का यहाँ से आपका काव्य खंड शुरू हो रहा है दोस्तों। काव्य खंड में से कबीर का लिखा हुआ पढ़ना है, मीरा का लिखा हुआ पढ़ना है, दोहा हो चाहे जो भी हो, आपको कबीर का लिखा हुआ पढ़ना है और मीरा का लिखा हुआ पढ़ना है। उसके बाद देखिए राम नरेश त्रिपाठी का पढ़ना है, उसके बाद सुमित्रा नंदन पद का पढ़ना है, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का पढ़ना है। आपको ये सारी चीज़ों का पढ़ना है। अब यहाँ से आपका ये जो दूसरी किताब शुरू हो जाती है, जो आपका वितान करके जो आपके पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी किताब है, उसमें से आपको क्या करना है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, उसके बाद लता मंगेशकर
का है, ये चीज़ आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। उसके बाद राजस्थान की रजत बूंदे, राजस्थान की रजत बूंदे, ये तो आपकी ये जो वितान जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसका है। अब उसके बाद यहाँ से और एक जो आपकी किताब पड़ेगी वो क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इस पुस्तक से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या दिखेगा, जनसंचार माध्यम और लेखन, उसमें से जो आपको संचार माध्यम पढ़ना है। और क्या दिखेगा, सृजनात्मक लेखन, लेखन में से डायरी लिखने की कला। और इस तरह करके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पे व्यवहारिक लेखन, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी टर्म 1 के सिलेबस के लिए हिंदी कोर में से। और यहाँ से देखिए आपका क्या क्या और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो देखिए आपको करना पड़ेगा आलेख लेखन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, फीचर लेखन आपको करना पड़ेगा, संपादकीय करना पड़ेगा, संचार, जनसंचार और जनसंचार के माध्यम आपको करना पड़ेगा। और जो आपका पठित गद्यांश और पद्यांश होता है वो चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी टर्म 1 के लिए। आप फटाफट टर्म 2 को एकदम पार करते देखते हैं। देखिए आपको तो आप समझ में आ चुका है किस प्रकार का फॉर्मेट है, तो इसलिए आप मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ। देखिए ये आरओ की पाठ्य पुस्तक है। आरओ पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड में आपको कृष्णानाथ का करना है, मुनु भंडारी का करना है। उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र का करना है आपको। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का करना है। सैदा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, सैदा हैदर रजा, ये चीज़ ये इनका आपको करना पड़ेगा। और इस तरह करके आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है फॉर्मेट किस प्रकार का। सो काव्य खंड यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। काव्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको नजर आ रहा है, त्रिलोचन का है। और इस तरह करके दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिए, अब आपको समझ में आ चुका है किस प्रकार का फॉर्मेट से। और हिंदी में आपको मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आपका वितान पुस्तक होता है तो वितान पुस्तक को आराम से देख लीजिए। और यहाँ से आपका फिर ये जो आपके सेकेंड वाली पुस्तक और भी दूसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से क्या क्या आ रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे संचार माध्यम और लेखन का यहाँ पे दूसरा नंबर वाला आ रहा है क्या, पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। और यहाँ पे देखिए टर्म 1 में क्या था, टर्म 1 में संचार माध्यम था। और टर्म 1 में आपका यहाँ पे देखिए संचार माध्यम था। और यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे आपका है पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। तो ये चीज़ आपका टर्म 2 में पूछी जाएगी। और जो आपका संचार माध्यम है टर्म 1 में पूछी जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसको देख सकते हो दोस्तों, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए पत्र लेखन करना है, यहाँ से पत्र लेखन करना है, निबंध लेखन करना है, रिपोर्ट लेखन करना है, पत्रकारिता, उसके भेद और संचार। तो दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिए, पठित गद्यांश और पद्यांश। तो ये आपका हिंदी कोर का सिलेबस हो गया। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको हिंदी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आपका हिंदी में दिक्कत किया गया था सिलेबस में कि उनका राइटर का नाम लिख दिया गया था, तो अब आपको समझ में आ चुका है। तो आप लोग आप देख के कर सकते हो। अब देखिए आप अगर हिंदी इलेक्टिव लिए होंगे क्लास 11 का, तो टर्म 1 में ये सारी चीज़ें आएगी और टर्म 2 में ये सारी चीज़ें आएगी। टर्म 1 में थोड़ा मोड़ा मैं आपको दिखा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो आपका अंतरा करके जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो गद्य खंड से प्रेमचंद्र, अमरकांत, हरिवंश, परसाई, इनका पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए उस तरह करके आपका यहाँ पे क्या दिखेगा, रांगे राघव, उस तरह करके सुधा अरोड़ा, इस तरह करके आपको उनका जो ये जो लेखक हैं, इन्हें जो चीज़ लिखी है वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। काव्य खंड में कबीर का, सूरदास का, देव का, इनका आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है, सो आगे से ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से देखिए आपका जो अंतराल जो पाठ्य पुस्तक है वो शुरू होती है। अंतराल पाठ्य पुस्तक में से देखिए अंडे के छिलके पढ़ना है, हुसैन की कहानी, अपनी जवानी पढ़ना है। और यहाँ से जो आपकी अभिव्यक्ति माध्यम की जो किताब है वो शुरू होते हैं। अभिव्यक्ति माध्यम में जो आपका टर्म 1 का सिलेबस है वो आप लोग देख लीजिए। जनसंचार और माध्यम और लेखन, उसमें से पहला नंबर का आपको पढ़ना है संचार माध्यम, जो कि आपका हिंदी कोर में भी था। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रामर में क्या है नीचे आप लोग देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या लिखा है, आलेख लेखन, फीचर लेखन, संपादकीय, संचार, जनसंचार और संचार के माध्यम, पठित गद्यांश और पद्यांश, ये चीज़ तो सेम चीज़ है हिंदी कोर इलेक्टिव में। और उसके बाद यहाँ से आपका टर्म 2 का सिलेबस शुरू होता है। तो अब आप लोग समझ चुके, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे आपका अंतरा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से गद्य खंड में ये सारी चीज़ें आने वाली, आप लोग देख लीजिए। काव्य खंड में आपका यहाँ से नीचे जो चीज़ें लिखी हुई है ये चीज़ें आने वाली है। महादेव वर्मा का, नरेंद्र शर्मा का, नागार्जुन का आने वाला है। इनका आपको पढ़ लेना है, आपको बुक में ढूंढना है कि इनका नाम कहाँ पे है और वो इनका नाम कहाँ, मतलब ये किन किन चीज़ों को लिखी और चीज़ों को आपको पढ़ना है। यहाँ से आपका अंतराल शुरू होता है। अंतराल में आपको ये सारी पढ़नी पड़ेगा।
आप लोग इसको देखिए और समझ जाइएगा, आप लोग को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमको जहाँ तक लग रहा है। अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति माध्यम में आपको ये सारी प्रश्न देखिए, जनसंख्या माध्यम और लेखन में से क्या लिखा है, पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, और इस तरह के सृजन लेखन में से कथा पटकथा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी टर्म 2 के सिलेबस के लिए। और यहाँ से देखिए आपका ग्रामर वाला पत्र लेखन, निबंध लेखन, रिपोर्ट लेखन, उसके बाद पत्रकारिता के भेद और उसके भेद और संचार, उसके बाद अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। किसके लिए? आपको क्लास 11 का हिंदी का इलेक्टिव है, वो चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। अब जो हमारे दोस्त हैं वो जो अब हिंदी बी लिए, उनके लिए देखिए, उनके लिए जो काव्य खंड में आने वाला है दोस्तों, काव्य खंड में देखिए कबीर की साखिया और शब्द आने वाला है। उसके बाद देखिए ललित जुवाक आपका आने वाला है। उसके बाद क्या है, रसखान सेवई आपका आने वाला है। और ये सारी चीज़ें देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ आएगा। और यहाँ से आपका गद्य खंड शुरू होता है दोस्तों। गद्य खंड में से प्रेमचंद का लिखा हुआ 2 बेलों की कथा आपको आएगी एग्जाम में। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए गद्य खंड में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। हास्य की ओर पढ़ना पड़ेगा, वो वक्ता की संस्कृति पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखेगा, सांवले संतों की याद, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी बी की तैयारी करने के लिए। और इधर देखिए, इधर व्याकरण का पार्ट यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से व्याकरण आपको शुरू होता है टर्म 1 के लिए हिंदी बी का। उसमें से संज्ञा करना पड़ेगा, संज्ञा के भेद करना पड़ेगा, सर्वनाम करना पड़ेगा, सर्वनाम के भेद करना पड़ेगा, विशेषण करना पड़ेगा, विशेषण के भेद करना पड़ेगा, लिंग निर्णय करना पड़ेगा, शब्द रूप उपसर्ग और प्रत्यय आपको करना पड़ेगा। आपका हिंदी बी का सिलेबस है टर्म 1 का, ये सारी चीज़ें। ऐसा आप लोग टर्म 2 को भी देख सकते हो। काव्य खंड में आपको ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ ग्राम श्री है, ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, मजा आएगा आपको। ये सारी देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपका गद्य खंड शुरू हो रहा है। तो गद्य खंड में दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे चपला देवी का लिखा हुआ था, नाना साहब की पुत्री देवी मेना को नष्ट कर दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और भी देख सकते हो हरिवंश परसाई का लिखा हुआ, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, और भी सारी चीज़ें हैं। ये सारी पढ़ने से और भी ज़्यादा होगा, वीडियो लेंथ हो जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें आपको दिक्कत होने वाली थी मैं वो चीज़ बता चुका हूँ। और भी सारी आगे कोई दिक्कत आएगी इस सिलेबस को समझने में, जो मुझे लग रहा है कि आप वहाँ पे अटकोगे, तो मैं बता दूंगा। जैसे इस यहाँ से आपका व्याकरण शुरू होता है। व्याकरण में देखिए कर्ता के चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। उसके बाद समास आपको अच्छे से कर लेना पड़ेगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियों आपको करना पड़ेगा। उसके बाद संक्षेपण या सार लेखन, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी टर्म 2 के लिए। अब ये तो आपका संस्कृत का पोर्शन होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, संस्कृत आपको तो समझ में आ चुका है किस तरह का आपका सिलेबस का आपका नोटेशन दिया हुआ है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, संस्कृत को मारिए। हाँ, आगे भी इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए। ये आपका संस्कृत का कंप्लीट होता है। अब दोस्तों यहाँ से आपका मैथ शुरू होता है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ता हूँ। देखिए ये मैथ्स में आपका टर्म 1 में से क्या आ रहा है, सेट्स आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आएगा, आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आएगा, लिमिट्स डेरिवेटिव आएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज आएगा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा आपका दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम। ये सारी आपकी टर्म 1 में आएगी मैथ्स का क्लास 11 में। और टर्म 2 में देखिए क्या आ रहा है, मैं फटाफट बोल देता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन आपका आएगा। उसके बाद देखिए क्या सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कोनिक सेक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, उसके बाद मैथमेटिक्स आएगा। उसके बाद आपका क्या देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा आपका। ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें टर्म 2 के लिए करनी है। जिनको टर्म 2 का भी नहीं जाना, वो टर्म 2 जब मैं बता रहा हूँ आप उसको स्किप कर सकते हो। यहाँ से आपका जो भौतिकी है यानी फिजिक्स है क्लास 11 का टर्म 1 में देखिए आपको फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना पड़ेगा, मोशन इन प्लेन पढ़ना पड़ेगा, लॉज ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा। देखिए और आगे कुछ है क्या, हाँ, वर्क फॉर एनर्जी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ना, ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी टर्म 1 के लिए। और टर्म 2 में देखिए आपको क्या क्या देखिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना पड़ेगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, काइनेटिक थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी आपको। और काइनेटिक थ्योरी, फिर ऑसिलेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे तो वेव्स, आपको ये सारी चीज़ें क्लास 11 में पढ़नी पड़ेगी। अब क्लास 11 की अगर मैं केम की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, तो टर्म 1 में आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक एंड प्रॉपर्टीज आपको ये सारे पढ़ना पड़ेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हाइड्रोजन पढ़ना पड़ेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से देखिए क्या लिखा हुआ सो सम बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा एंड जो आपका टेक्निक से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी।
और देखिए यहाँ पे एक चीज़ खास चीज़ है केमिस्ट्री में, देखिए कि सम बेसिक, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिलेबस में आपको लिखा हुआ है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से आपको 5 नंबर पूछे गए, ये केमिस्ट्री में आपको दे दिया गया, बाकी सब्जेक्ट में नहीं दिया पर केमिस्ट्री में दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूजन करिए 5 क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरह करके जितनी भी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको फंस सकते हो, मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा। तो ये 5 नंबर का आपको ये चैप्टर पूछा जाएगा, तो इस तरह करके ये 6 नंबर का, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, 4, 5 आप लोग देख सकते हो। उस तरह अगर टर्म 2 की बात करूँ तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबसे पहले आपका आएगा 5 नंबर का, थर्मोडायनेमिक्स 6 नंबर का, इक्विलिब्रियम 6 नंबर का, रेडॉक्स रिएक्शन आपका 3 नंबर का, पी ब्लॉक एलिमेंट 5 नंबर का, हाइड्रोकार्बन्स आपका 7 नंबर का आएगा। उसके बाद जो आपका है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपका क्या है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आपको ये सारी चीज़ें 3 नंबर की पूछी जाएगी टर्म 2 के लिए। तो ये तो रहा आपका। अब ये क्लास 12 का जो क्लास 11 का जो आपका बायो है, बायोलॉजी है, उसमें से आपको टर्म 1 में देखिए क्या क्या आएगा। सो द लिविंग वर्ल्ड आपका आने वाला है। सबसे पहले आपका चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है, देखिए आप लोग समझ से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सारी चीज़ें आने वाला है। देखिए क्या लिखा है, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा, प्लांट किंगडम आएगा, एनिमल किंगडम आएगा। उसके बाद क्या लिखा रहेगा, मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आपकी दोस्तों आने वाली है बायोलॉजी में। एनाटॉमी एंड फ्लोइंग प्लांट, ये तो हो गया। उसके देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आपका पूछा जाएगा। उसके बाद सेल में से दी यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, बात तो सही है। सेल क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है। उसके बाद बायो मोलिकुल आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लास टर्म 2 में पढ़नी पड़ेगी। बायो का सिलेबस आप लोग देख सकते हो और आप लोग इसको आराम से समझ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये सब चीज़ समझने में। आपको यहाँ पे लिखे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट आपको, और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, आप लोग आराम से समझ सकते हो। ये सारी चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है और आप लोग पढ़ के आपको इस सिलेबस को आप लोग जान सकते हो। यहाँ देखिए यहाँ पे और सारी कुछ है टर्म 2 के लिए, सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो हिस्ट्री में आपका टर्म 1 में आप लोग इधर देखिए, इधर टर्म 2 दिया हुआ है। हिस्ट्री टर्म 1 में समय की शुरुआत दिया हुआ है। तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य आपको पढ़ना पड़ेगा, और यह हुआ साम्राज्य आपको पढ़ना पड़ेगा। बदलती हुई संस्कृति परंपराएं आपको पढ़ना पड़ेगा। संस्कृतियों का टकराव पढ़ना पड़ेगा। आधुनिकीकरण के रास्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या, लेखन कला और शहरी जीवन, ये आपका टर्म 2, यहाँ से आपका टर्म 2 शुरू होता है। टर्म 2 में सबसे पहले आपका आएगा लेखन कला और शहरी जीवन, और ये टर्म 2 का आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्किप कर गया, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं आपको लगा के देता हूँ आपको फिर से। इस छोटी सी गलती के लिए मैं सबसे पहले आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। तो देखिए यहाँ से फिर से मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि इस्लाम और उदय में विस्तार, लगभग यहाँ पे देखिए इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 3 वर्ग लिखा होगा, औद्योगिकरण क्रांति लिखा होगा, मूल निवासियों का विस्थापन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री के लिए क्लास 11 का। अब थोड़ा सा हम लोग जियोग्राफी पर बात कर लेते हैं। जो क्लास 11 का जियोग्राफी है, ज्योग्राफी में से जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें क्या दिखेगा, पुस्तक जो आपका है वो क्या है, देखिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें से आपको सबसे पहले आपको क्या पढ़ेगा, भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, उसके बाद महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, उसके बाद खनिज एवं सेल, और भी देखिए आगे क्या लिखा हुआ है सो भू आकृति प्रक्रिया, उसके बाद भू आकृतियों तथा उनका विकास, पृथ्वी पर जीवन। उसके बाद यहाँ से दूसरा जो पुस्तक है क्या, भारत भौतिकीय पर्यावरण स्थिति है, आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत स्थिति पढ़ना पड़ेगा। उसके संचार तथा भू आकृति विज्ञान आपको पड़ेगा, फिर अपवाह तंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। आगे थोड़ा देख लेते हैं टर्म 2 में हमारा क्या है सो। देखिए यहाँ से आपका ज्योग्राफी का टर्म 2 का सिलेबस शुरू हो रहा है। टर्म 2 में से जो आपका पुस्तक एक है क्या है, भौतिकीय भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस बुक से आपका पहले आएगा आपका वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, ये सारी चीज़ें आएगी। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, ये सारी चीज़ें आएगी। तो आप लोग ये सब देख सकते हो। ये देखिए वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मौसमी प्रणालियाँ, उसके बाद देखिए वायुमंडल में जल, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ से आपका दूसरा बुक शुरू हो रहा है, जो आपका, और दूसरा जो आपका बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, उसमें से जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा मतलब मिट्टी, ये सारी चीज़ें आ रही है आपका। और एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है देखिए, प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, ये सारी चीज़ें आपको आएगी टर्म 2 में भूगोल का क्लास 11 का। आप देखें यहाँ से आपका जो इकोनॉमिक्स है वो सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होने वाली है। तो इकोनॉमिक्स में देखिए आपका सबसे पहले फर्स्ट में क्या दिया हुआ देखिएगा, अर्थशास्त्री में संख्यांक, उसमें से परिचय, आंकड़ों का संग्रहण, उसके बाद आंकड़ों का संगठन, उसके बाद आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीज़ें। बी नंबर में देखिए क्या लिखा है, तो भारतीय
अर्थव्यवस्था का विकास में देखिए स्वतंत्रता की पूर्व संख्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 तक का बात है। यहाँ पे क्या गया होगा विवरण, क्योंकि मेरा तो भाई ये था नहीं। उसके बाद देखिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा, उसके निर्धनता, उसके बाद भारत में मानवीय पूंजी निर्माण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उस तरह करके आप लोग टर्म 2 को भी ये सारी चीज़ें को आप लोग देख सकते हो। जैसे अर्थशास्त्र में संख्यांकी, उसमें से क्या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसके बाद देखिए क्या लिखा है सो परिक्षेपण की माप, उसके बाद सहसंबंध, उसके बाद सूचकांक, और बी नंबर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये सारी चीज़ें से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो उसमें से देखिए क्या सो ग्रामीण विकास आपको पढ़ना पड़ेगा, रोजगार समृद्धि, उसमें से देखिए औपचारिकरण एवं अनियमित, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ से देखिए कॉमर्स ACT का, उसमें से देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद थ्योरी, देखिए क्या लिखा हुआ है थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी मेरे दोस्तों। उस तरह करके यहाँ पे टर्म 2 में भी आप लोग देख सकते हो। टर्म 2 में ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट, जो आपका कॉमर्स का ACT वाला है, उनको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए जो कॉमर्स BST का है, उसमें से व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, उसके बाद व्यवसाय संगठन के स्वरूप, और भी सारी चीज़ें देख लीजिए, निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, और भी ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। यहाँ आपका टर्म 2, इसको भी आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ा सा यहाँ पे और भी सारा है दोस्तों। तो यहाँ पे टर्म 1 का यहाँ से आपका शुरू हुआ है। टर्म 1 में 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टॉपिक है, और यहाँ नीचे भी कुछ टॉपिक है टर्म 1 का। नहीं तो बोलेगा ये तो सर छोड़ दिए। यहाँ से 5 है, यहाँ पे आपको 5 नंबर दिख रहा होगा, या 5 और 6, ये सारी टर्म 1 का है। यहाँ पे जो आपका एक है राष्ट्रीय व्यापार, ये टर्म 2 का है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते देखिए, फिर कॉमर्स ACT वाला फिर से आ रहा है। आप देखिए सिलेबस में से आप लोग इसको देख सकते हो दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। उसके बाद फिर कॉमर्स ETP का आ रहा है, उसको भी इधर देख लीजिए, टर्म 1 का, इधर टर्म 2 का। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। वैसे तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे भी थोड़ा सा है, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। टर्म 1 में देखिए 10 चैप्टर आ रहा है, इसमें भी 10 चैप्टर आ रहा है, आप लोग यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसमें 10 चैप्टर, इसमें भी 10 चैप्टर। और यहाँ से आपका जो दोस्तों इंग्लिश का कोर का पोर्शन है वो शुरू होता है। जिनका भी क्लास 11 में इंग्लिश का कोर है, उसका टर्म 1 में देखिए क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंस है, उसके बाद आपके क्या नोट मेकिंग एंड समराइजेशन है, उसके बाद फिर देखिए राइटिंग शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स है, उसके बाद नोटिस है, पोस्ट मेकर है, एडवर्टीजमेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आएगी टर्म 1 में। क्लास अगर 11 में आप लोग इंग्लिश कोर लिए हो तो यहाँ से ग्रामेटिकल जो पार्ट है उसमें से आपको क्या क्या आएगा देखिएगा। सबसे पहले तो आपका डिटरमाइनर्स आएगा, उसके बाद टेंसेस आएगा, क्लोजेस आएगा, मॉडल्स आएगा, उसके बाद एक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शंस आएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ से आपका टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जो आपका किताब दी हुई है, जो आपको बुक मिली होगी या फिर जो आपने खरीदी होगी, उसमें से आपका क्या आने वाला देखिए। जो आपका हॉर्नबिल जो बुक है आपके पास, जो किताब, उसमें से देखिए द पोट्री ऑफ अ लेडी आपका आएगा। उसके बाद वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, एक अपने आप में मोटिवेशन चैप्टर है, इसको जरूर पढ़िएगा। दिस इज कंटिन्यूअस, ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लैंडस्केप ऑफ दिस सोल मतलब आत्मा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से आपका पोट्री सेक्शन में आपका शुरू हो रहा है, उसमें से आपको फोटोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद द लैम्ब ऑफ टॉप, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, लैम्ब ऑफ टॉप। उसके बाद द वॉइस ऑफ द रेन, ये सारी चीज़ आपको पढ़ेंगे। फिर टेक्स्ट बुक जो आपका, उसके बाद और एक आपका बुक आता है, बुक का नाम है स्नैपशॉट्स। उसमें से आपका जो आएगा द समरी ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। उसको दी एड्रेस पढ़ना पड़ेगा, रंगाज मैरिज आपको पढ़ना पड़ेगा। और नीचे आपका और एक होगा देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी टर्म 1 का, आपको इंग्लिश कोर को भन्नाट करने के लिए। उसके बाद इधर आपका टर्म 2 का सिलेबस शुरू होता है। देखिए टर्म 2 में आपका पहले वही सेम चीज़ें हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। सारी चीज़ें नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, लेटर टू एडिटर, आपको लेटर यहाँ से आपको लेटर टू एडिटर आपको करना पड़ेगा, ऑफिशियल लेटर करना पड़ेगा, बिजनेस लेटर, ये तीनों तरह के लेटर आपको करना पड़ेगा, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, ये तीनों चीज़ आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपका ग्रामेटिकल टर्म में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो ग्रामेटिकल टर्म में से रीऑर्डर ऑफ सेंटेंस आपको करना पड़ेगा, एरर करेक्शंस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद एडिटिंग टैक्स आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। सो आगे आप यहाँ से टेक्स्ट बुक जो आपका है हॉर्नबिल, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जो आपका हॉर्नबिल बुक है उसमें देखिए आपको किसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सो द एलन प्लांट
एलिनिंग प्लांट, द ग्रीन देखिए द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। और देखिए क्या लिखा होती है, ब्रोइंग वर्जन आपको पढ़ना पड़ेगा, द एडवेंचर पढ़ना पड़ेगा, सिल्क रोड पढ़ना पड़ेगा। और जो आपका पोइट्री सेक्शन है उसमें से चाइल्डहुड, फादर टू सन आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए अब जो आपका स्नैपशॉट्स बुक है उसमें से आपको मदर्स डे पढ़ना पड़ेगा, द गेट ऑफ द ओनली वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा, वर्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, सो द टेल ऑफ मिलोन सिटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको इंग्लिश का जो आपका कोर है उसको आपको अच्छे से करने के लिए ये सारी क्या है, क्लास 11 का इंग्लिश कोर का। आप थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश इलेक्टिव की बात कर लेते हैं, बस सेम चीज़ें देखती है आपके इंग्लिश इलेक्टिव में क्या क्या है। जैसे अनसीन पीसेज है, अनसीन पोएम आपका आ जाएगा, एंड ऐसे एंड आर्गुमेंटेटिव, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, आप लोग को सारे कुछ समझ में आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपका आने वाली है। अभी आगे मैं थोड़ा बढ़ता हूँ, डिस्कसिव टॉपिक है इसी के साथ साथ। और भी देखिए कंपोजिशंस, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको समझने से, आपको जो टेक्स्ट बुक आता है वो वर्ड्स करके, वो वाला आपको वोवेन वर्ड्स करके आता है, उसमें से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ से मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेजर के आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जो पोएट्री सेशन में से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हो, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद एसेज में आपका ये सारी चीज़ें आने वाली है, आप लोग देख सकते हो, नीचे तक आइए आपका। उसके बाद फिर ड्रामा में आपको ये आने वाला है, आप लोग ये सारी चीज़ें देख के समझ सकते हो। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, आप टर्म 2 का सिलेबस देख लेते हैं। टर्म 2 में आपको अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन पोएम आएगा आपका, और ऐसे राइटिंग में से और आर्गुमेंट देखिए। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए एन एसेज ऑन आर्गुमेंटेटिव मेंटेटिव लिखा हुआ है। उसके बाद डिस्कसिव टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें आने वाला है। कंपोजिशन में आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच आने वाला है, तो सारी चीज़ें आने वाला है। टेक्स्ट बुक्स में आपको वोवेन वर्ड्स में से आपको ये सारी चीज़ें, पापाजीज मोथे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, आप लोग इसको देख लीजिए। वैसे तो पोएट्री सेक्शन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, एसेस में से आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। और ड्रामा में कुछ इसमें से देखिए क्या, नोवेल में आपको ये सारी चीज़ें एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये तो शायद यहीं तक आपका सिलेबस से थोड़ा आगे देख लो। हाँ, यहाँ से आपका क्लास 12 का शुरू हो जाता है, यानी यही था आपका क्लास 11 का सिलेबस। बहुत ही बड़ा था, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो गया। मैंने बहुत सारा चीज़ छोड़ा बीच में, पर छोड़ने का रीज़न है क्योंकि आप लोग अब 11th में आ चुके हो और आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। मुझे जहाँ लगा कि आप लोग को समझ में नहीं आई होगी आगे, या फिर आप लोग जहाँ फंसोगे, मैंने वहाँ पर बता दिया है। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।